दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा, कुछ सीखने के लिए आपको इस वीडियो से ज़रूर मिलेगा। ये एक बॉक्स मेरे पास रिपेयर के लिए आया हुआ था, डीटीएच सेट टॉप बॉक्स। उसके अंदर एक सप्लाई लगी हुई है और कस्टमर का कहना था कि अभी तक ये बॉक्स रिपेयर नहीं हुआ है और अचानक से चलते-चलते बंद हो गया। ना कोई तेज़ लाइट थी, ना कोई ऐसा इश्यू था, लेकिन चलते-चलते बंद हो गया। जब मैंने इसको देखा तो कहीं पर भी ऐसा शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं था, लेकिन एक छोटी-सी प्रॉब्लम इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिली। तो चलिए यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैं इसमें वोल्टेज दिखाता हूँ, इनपुट कितना वोल्ट हो रही है। देखिए एसी यहाँ पर 241 वोल्ट इसके अंदर जा रही है और ये रेक्टिफाई होके यहाँ पर देखिए ये डीसी यहाँ पर हम चेक करेंगे। ये मेन कैपेसिटर पे अगर हम चेक करते हैं तो डीसी वोल्ट कितने दिखा रहे हैं, ये यानी कि 340 वोल्ट ये डीसी बना रहा है, यानी कि 100 वोल्ट एक्स्ट्रा ये डीसी बनाना चाहिए। इतना तक ठीक है। अब मैं इसके आउटपुट में चेक करूंगा तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ग्राउंड पे लगा लेता हूँ। आउटपुट में क्या होता है ना, यहाँ से सेकंड नंबर की और यहाँ से सेकंड नंबर की पिन हमारी ग्राउंड होती है। अगर मैं दिखाऊँ तो ये जो हल्का आसमानी कलर है और ये पीला कलर है, ये ग्राउंड का इसमें दिया जाता है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, बट नहीं मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ और देखूँ तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जो भी यहाँ पर अलग-अलग वोल्ट बनती है, नहीं बन रही है। लेकिन एक जगह पे आप देखेंगे कि 32 वोल्ट इसके अंदर बन रही है। अब यहाँ पर आप देखिए कहीं पर भी कोई वोल्टेज नहीं बन रही है, लेकिन सिर्फ एक ही जगह पे 32 वोल्ट यहाँ पर बन रही है। चलिए सबसे पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर जितने भी यहाँ पर देखिए, जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, डायोड्स को चेक करना है। कहाँ पर? सप्लाई का जो सेकेंडरी सेक्शन होता है जहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, उसके पास में ही जितनी भी डायोड्स होती हैं, हर वोल्टेज के लिए एक-एक डायोड यहाँ पर लगी होती हैं। पहले आपको डायोड चेक करवा देता हूँ। इसको हमने डायोड मोड पे डाला और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मेन कैपेसिटर को शॉर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये चार्ज हो गया रहेगा तो हमारे मल्टीमीटर भी खराब कर सकता है। तो इसीलिए इसको ये देखिए डिस्चार्ज ज़रूर कर लें, वरना अगर गलती से बजर मोड पे अगर मल्टीमीटर को लगाओगे तो मल्टीमीटर आपका 100% खराब होएगा, इसलिए ये रिस्क मत लेना। और आउटपुट में भी जो वोल्टेज बनी है उसको डिस्चार्ज कर लेना। अब ये डायोड मोड पे है और सारे डायोड को आपने चेक करना है, जैसे आप हमेशा सभी डायोड को चेक करते हैं। एक सही वैल्यू बता रहा है, इसके अगला वाला ये भी सही वैल्यू बता रहा है। अगर आप इसको चेक करें तो ये भी सही वैल्यू बता रहा है। ये भी एक सेकेंड, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर ये इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ा सा मुझे अलग लग रही है। ठीक है, एक बार इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी सही बता रहा है, सिर्फ इसमें मुझे डाउट आ रहा है। और इस डाउट को अगर मैं बजर मोड में देखूं, बजर मोड में चेक करूं, वैसे डाउट मोड में तो फेलियर आ रहा है, बजर मोड में भी, बजर मोड में भी देखिए ये इस तरीके से बता रहा है। उसके साथ साथ एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, जब ये प्रॉब्लम आती है ये डायोड के ना, किसी एक डायोड के फुल्ली शॉर्ट होने पर भी ये प्रॉब्लम आती है। सिर्फ एक ही जगह पे ऐसा वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, बाकी अलग-अलग में वोल्टेज अप डाउन आपको मिलेगा। अगर एक डायोड खराब होगी तो पहले तो डाउट है, सिर्फ ये डायोड खराब है, निकाल के चेक करूँगा अभी। और साथ ही आप देखेंगे कि कभी-कभी क्या होता है ना, सर्किट में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर के द्वारा सर्किट में कोई कंपोनेंट सही तरीके से नहीं लगाया होता है या उसको सही तरीके से टेस्ट करके नहीं भेजा होता है, बनाया, भेज दिया, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मर एक तरफ से यहाँ पर उठाव है, देखिए बराबर नहीं लगा हुआ है, एक तरफ से उठा हुआ है। और जब मैंने इसको हिला के देखा तो ये टूटा भी नहीं है, यानी कि टूटा नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर की वजह से हुआ है, ये सही तरीके से फिट नहीं हुआ। आप देखेंगे तो सारी पिनें, कोई भी पिनें यहाँ पर ना तो कोई इसमें रिपेयरिंग हुई है अभी तक, ना तो कुछ। तो ये इस तरीके से टूटा होता तो ये अलग हो जाता, लेकिन टूटा नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम इसमें बन रही है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर को सही तरीके से बैठाऊंगा, डायोड भी यहाँ पर करना है। जब मैंने इसको इस तरीके से प्रेस किया तो स्पार्क हो रहा था इस जगह पे। तो ट्रांसफार्मर को पहले सबसे पहला काम है हमारा फिट करने का। तो चलिए इसको हम पहले सारी पिनों को डिसोल्डरिंग करके इसको बैठा के फिर से उसको हम सोल्डरिंग करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर की सभी लेग को यहाँ पर सोल्डरिंग कर लिया है। एक चीज़ ज़रूर चेक करें, ट्रांसफार्मर कहीं इस कारण से कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है। यहाँ पर करना क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन की जो कॉइल्स है, जो उनको बाइंडिंग को चेक करना है। तो प्राइमरी सेक्शन में आपको 4 मिलेंगे, सेकेंडरी में आपको आउटपुट के हिसाब से 1 2 3 4 5, आउटपुट में भी 4 ही मिल रही है, एक ग्राउंड की होगी इसमें बीच की। तो इनकी कंटिन्यूटी आपस में आनी चाहिए। पहले सेकेंडरी की करेंगे, जहाँ से हमारी वोल्टेज आउटपुट होती है,
तो वहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक पिन में इस तरीके से या ग्राउंड में इस तरीके से लगा लो और सभी में कंटिन्यूटी इस तरीके से आपको मिलेगी। ठीक है, प्राइमरी में आपको जब चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो के पेयर्स यानी कि 2 के पेयर्स मिलेंगे, यानी कि 2 आपस में लेग एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी दिखेंगे और 2 लेग आपस में, क्योंकि 2 फीडबैक की होती है, 2 मेन इसमें होती है। तो देखो सबसे पहले ये देखिए 2 आपस में दिखा रही है, इसके साथ किसी और को कनेक्ट यहाँ पर नहीं देखना चाहिए। और इसके ये दोनों आपस का पेयर है और ये दोनों ये दोनों आपस का पेयर, बीच की लेग ये खाली है, 2 और 2 का पेयर बन रहा है। तो इसमें से 2 लेग हमारी जो होंगी वो हमारी ऑप्टोकपलर के साथ जो जुड़ी होगी वही फीडबैक की होगी। तो इसमें देख लो ऑप्टोकपलर के साथ कौन सी जुड़ी है, तो यहाँ पर ये फीडबैक की है, ये वाली हमारी फीडबैक की है और ये मेन की है। तो इतना हमने कर लिया। अब सबसे पहले इसको करना क्या है, इतना करने के बाद अब जो डायोड यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है, क्या वो अभी दिखा रहा है, वैसे शॉर्ट तो वो दिखा ही रहा है, तो उसको हम पहले बाहर कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी जगह पे दूसरी डायोड को लगा लेंगे। इस डायोड का नंबर क्या है वो भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले इस डायोड को मैं निकालता हूँ बाहर और इसका जो नंबर है 1N 5819, 1N 5819 ये डायोड है। ये कहाँ के लिए उपयोग में आई है, ये जरा हम ट्रैक करके देख लेते हैं ये कहाँ के लिए लगी हुई है। तो यहाँ से आई यहाँ पर, और किस वोल्टेज के लिए वो देख लेना। यहाँ पर इसे यहाँ तक वो डायोड थी, तो वो कहाँ से कनेक्टेड है, वो है इधर पे, यानी कि वो 3.3 वोल्ट वाली वो डायोड है। तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे हम SR वाली यूज करेंगे, बड़ी वाली डायोड। तो यहाँ पर ये डायोड जैसे मैंने इसमें चेक किया तो ये डायोड फट गई है। आप अगर देखें तो ये डायोड बीच से फट गई है, तो कहीं ना कहीं ये शॉर्टिंग ये बना रहा है। तो एक काम यहाँ पर करना है, पहले इस जेनर डायोड को हमें चेक करना चाहिए था। इस जेनर डायोड को क्योंकि 3.3 वोल्ट के लिए लगाओ, तो ये जेनर डायोड फुल्ली शॉर्ट दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जेनर डायोड में चेक नहीं करा, तो ये डायोड इस वजह से शॉर्ट हो गई है। इस डायोड को हमने निकाला बाहर। अब जेनर डायोड को चेक करेंगे तो देखिए जेनर हमारी फुल्ली शॉर्ट है, ये प्रोटेक्शन के लिए होती है। हाई वोल्टेज बनी होगी पहले, उस वक्त ये जेनर चली गई होगी ना, तो इसकी वजह से जेनर शॉर्ट थी ऑलरेडी, हमने चेक नहीं किया, तो इसकी वजह से मेन डायोड भी यहाँ पर चली गई। तो इस जेनर को हमने बाहर निकाला और इसी जगह पे हम पहले दूसरी जेनर का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी यहाँ पर मेरे को दोनों कंपोनेंट्स मिल गए हैं, एक डायोड SR 360 नंबर की, जो कि मैं इधर पे लगाने वाला हूँ इसको। साथ में एक बार मैं कैपेसिटर भी चेक कर लेता हूँ, इधर पे जो कोई कैपेसिटर शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है, तो ना ठीक है, सारी चीज़ें ओके हैं। तो SR 360 नंबर की, यानी कि ये सुपर फास्ट रिकवरी डायोड्स होती हैं, इनको यहाँ पर लगाया जाता है हमेशा। इसमें FR SR कुछ भी आप लगा सकते हो जो आपको मिले, लेकिन इसमें रेक्टिफायर डायोड इधर पे यूज नहीं होती हैं। तो जेनर भी चेक कर लेना, काफ़ी बार जेनर शॉर्ट होती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो वो जेनर अपनी शॉर्ट थी, इसकी वजह से वो डायोड भी उड़ा ले गई है, तो मैंने चेक करना चाहिए था पहले। अब मैं जेनर यहाँ पर लगा दूंगा, जैसे हमने निकाली वैसे ही ये वाली जेनर डायोड भी हम लगा लेंगे और उसके बाद हम फाइनल टेस्टिंग इसकी करेंगे। तो जेनर यहाँ पर वोल्टेज को यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए लगाई गई है। अगर हम जेनर नहीं लगाते हैं तो आपको आउटपुट में वोल्टेज आपको ऊपर नीचे मिल सकती है, ऊपर नीचे तो नहीं मिलेगी, ऊपर ही मिलेगी वोल्टेज। तो इसमें जेनर लगाना काफ़ी ज़रूरी है। तो जेनर भी हमने यहाँ पर लगा दी है। तो एक बार हम फाइनल टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी। चलिए फाइनल टेस्टिंग इसकी कर लेते हैं एक बारी। कभी कभी ऐसे फॉल्ट भी आते हैं भाई, थोड़ा सा है ना, आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं। तो हमें सही तरीके से चेक करना रहता है। हालांकि इस सप्लाई की कीमत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार फॉल्ट रिपेयर करना सीख जाओगे तो बेसिक सप्लाई यही होती है, इन्हीं से आपको एक आइडिया लग जाएगा। दोस्तों 15-20 मिनट ब्रेक लेने के बाद मैं फिर से इस वीडियो को रिशूट कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लाइफ में मेरी ये पहली ऐसी सप्लाई है जिसने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया, यानी कि बहुत ज़्यादा सरदर्द वाली ये सप्लाई है।
कीमत कुछ भी नहीं है इसकी, 50-60 रुपए है। लेकिन जब मैं रिपेयरिंग पे एक जिद हो जाती है ना मेरी कि इसको हर हाल में रिपेयर करना है, तो फिर मैं कीमत नहीं देखता हूँ और मैं टाइम नहीं देखता हूँ। भले मुझे एक दिन भी उसको रिपेयर करने में लग जाए, मैं पूरा टाइम अपना वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। जब आप किसी चीज़ पे अगर अपना पूरा समय दे रहे हैं ना, तो एक नई चीज़ आपको उसमें से सीखने के लिए मिलती है और उस चीज़ में आप हमेशा के लिए परफेक्ट हो जाते हो। मेरा तो ये मानना है। अब इस सप्लाई ने मुझे क्यों रुलाया मैं पहले बताने दूँगा। यहाँ पर तो सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा कचरा देख रहे होंगे ये। जब मैं चेक करने बैठा तो आपने देखा होगा कि ये जो जेनर है इसमें से स्मोक निकल रहा था और स्मोक निकलने का मतलब है कि ये जेनर इसमें ओवर वोल्टेज पास हो रही है। ओवर वोल्टेज पास क्यों होगी? कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम इंटरनली हो सकती है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो सारी चीज़ें इसमें देखी मैंने, मुझे कहीं पर भी कुछ दिखा नहीं स्पेशली कोई खराबी। तो लास्ट में मेरा एक ऑप्शन था कि इसमें मैंने आईसी को चेंज करना है। तो आईसी को ही चेंज किया मैंने। आईसी को चेंज करने के बाद जब मैं सप्लाई को मैं चेक कर रहा था, तो अचानक से कैपेसिटर यहाँ पर ये वाला जो 12 वोल्ट के लिए रहता है, ये ब्लास्ट हो गया अचानक से। और भई आपको एक छोटा-सा क्लिप मैं दिखाऊँगा, तो मेरी आँखें जो बच गई क्योंकि मैं ग्लासेस वगैरह पहनता हूँ, मास्क वगैरह वेयर करता हूँ ना, तो कि स्मोक ही बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो उससे जो है आँखों पे लगते-लगते बच गया। लेकिन फिर भी मुझे जिद थी कि इस सप्लाई को मैंने रिपेयर करना है। तो लास्ट यहाँ पर जब मैंने बारीकी से चेक किया, तो यहाँ पर निकला सबसे बड़ा फ़ॉल्ट ये वाला। ये जो एडजस्टेबल जेनर डायोड है, TL431 इसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको देखिएगा ज़रूर। ये जो ट्रांजिस्टर की फॉर्म पे आप देख रहे हैं, ये एक एडजस्टेबल जेनर डायोड होती है। ठीक है? इसकी फर्स्ट लेग यहाँ पर इसमें से हल्का-सा निकली हुई थी, हल्का-सा निकली हुई थी। फिर मेरी खोपड़ी सनकी, मैंने कहा यार पहले ही इधर देख लेना, क्योंकि ध्यान इसलिए नहीं किया क्योंकि कैपेसिटर से इस तरीके से ढका हुआ था और हल्का-सा वो वहीं पे अटैच था। तो मैंने ध्यान से देखा तो उसकी एक लेग निकली थी और फिर मैंने उसको किया यहाँ पर सोल्डरिंग दोबारा से। अगर ये पहले ही मेरी नज़र पड़ जाती, मैं इसको बारीकी से देखता, तो मुझे यहाँ पर आईसी बदलने की नौबत नहीं, मतलब आईसी बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन एक डाउट क्लियर करना था ना, तो आईसी बदली, उसके बाद इसको मैंने फिक्स किया। अब यहाँ पर मैं इस कैपेसिटर को जो ब्लास्ट हुआ है, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर फाइनली दिखाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने उस खराब कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर फिक्स कर दिया है, जो कि 25 वोल्ट अभी फ़िलहाल 100 माइक्रो फैरेड का एक कैपेसिटर है। और ये जेनर आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, इसे प्रोटेक्शन के लिए लगा लीजिएगा। इसके बिना भी आपको 3.3 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा। तो सारी प्रोसेस को मैं इसलिए कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ा। ठीक है? तो वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैंने इस प्रोसेस को पूरा एक निचोड़ के आपको समझा दिया कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हुई, क्या हुई, कैसे हुई और कैसे मैंने इसको ठीक किया। ठीक है? तो ये इसमें से ये चीज़ सीखने को मिली, जब भी आपके पास ऐसा कोई फ़ॉल्ट आता है तो पहले तो इन डायोड्स को आपने चेक करना है। अगर इनमें कोई फ़ॉल्ट नहीं है, वैसे ज़्यादातर क्या होता है ना, इनमें से कोई एक डायोड शॉर्ट होगी तो वोल्टेज सब गड़बड़ हो जाती है। तो जैसे डायोड शॉर्ट थी, तो मैंने इसको चेंज किया तो फिर भी ये वोल्टेज ज़्यादा का इश्यू इसमें आ रहा था। फिर मैंने किया क्या कि इसमें जो है सारी चीज़ें देखी, फिर मैंने जब परेशान हो गया तो फिर आईसी को यहाँ पर वो करा। तो आईसी को चेंज करने के बाद भी अचानक से कैपेसिटर फट गया। तो फिर मुझे ज़्यादा थोड़ा-सा दिक्कत यहाँ पर और लगी कि यार हाँ, मुझे और चेक करना चाहिए। तो इस एडजस्टेबल जेनर की फर्स्ट लेग यहाँ पर निकली हुई थी। अगर ये निकल जाए तो सारी वोल्टेज, क्योंकि यही होता है सारी वोल्टेज को मैं है ना फिक्स करके देने वाला। यानी कि एक मान के चल सकते हैं कि इसके बिना आपके सर्किट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसके खराब होने की वजह से, इसके टूटने की वजह से। तो ये चीज़ कुछ नई, तो क्या मिला ये सीखने को कि सबसे पहले हमें इनके बाद इस पे ही ध्यान देना है। इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है? चलिए, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। बहुत बार हमारे पास ये जो सप्लाई आती है रिपेयरिंग के लिए, हम पहले इधर चेक करते हैं फटाफट, क्योंकि हमें पता रहता है फॉल्ट इधर से आता है, तो उसको हम चेक करना ही भूल जाते हैं। अब सबसे पहले हम सारे कैपेसिटर पे देखेंगे, हीट कोई भी नहीं हो रहा है। उस वक्त ऐसे ही रहा, फिर आंखों से बच गया। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं वोल्टेज। तो देखिए सबसे पहले हमें 3.4 वोल्ट जो मिलनी चाहिए बिल्कुल स्टैंड बाय के लिए मिल रही है। तीसरे नंबर पे हमें 12-13 वोल्ट मिलती है, जो कि बिल्कुल अभी परफेक्ट है। इसके बाद 21-22 वोल्ट समथिंग जो मिलनी चाहिए वो मिल रही है और सबसे लास्ट में वही 3.3 वोल्ट मिलती है। एक सेकेंड, ये देखिए। तो फाइनली इस सप्लाई को हमने रिपेयर कर लिया है और कुछ नई चीज़ें भी इसमें सीखने को मिली हैं, जो कि हमें अगली
बार ध्यान रखना है कि ऐसा फॉल्ट जब भी आता है तो छोटी छोटी चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना। माफ़ कीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं नहीं चाहता था वीडियो को लंबी बनाना, लेकिन क्या करें, जब फॉल्ट मिलता नहीं है तो सारी चीज़ें बतानी पड़ती है एक सिरे से, ताकि आप लोग जो चीज़ें हैं ना, वो एक बार एक वीडियो को लंबी वीडियो देख लोगे तो बार बार आपको है ना रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दिमाग में बैठ जाएगा आपके, है ना। टेक केयर। ऐसे सीखते रहिए, कुछ नई चीज़ें बनाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, रिस्क लेता रहूँगा। टाइम भले ही कितना ही क्यों ना लगे, लेकिन सिखाना है, मेरा एक मकसद है। थैंक यू।